अब देखो जी, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये व्लॉग वाला है ना, तो यहाँ तो रेडियो पे तो मैं कैसे भी आ सकता हूँ, ना स्टूडियो में हूँ ना कहीं हूँ, अपना घर पे हूँ बैठे बैठे। मुझे लगा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेनी चाहिए। कुछ मेरे दिमाग में बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था, वो आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ आपको कुछ एक हल्का सा मोटिवेशनल कहानी भी सुनाने के पूरे मूड में हूँ। अब कहेंगे कि नितिन आपने ये इस तरह से क्यों पकड़ रखा है, इसे कहीं लगा क्यों नहीं देते? तो यार ऐसे ये देखो, कहानी वाला सेटअप स्टूडियो वो तो अलग है जहाँ हम मिलते हैं बात करते हैं। ये मेरा व्लॉगिंग वाला है, तो व्लॉगिंग भी शुरू होने वाली है। रोज़ ही रखता है कि भाई कल कर दें, आज कर दें, कल करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी स्टार्टअप हो नहीं पा रहा है ढंग से वो वाला। तो जैसे ही वो शुरू हो जाएगा उसके बाद आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा। आज नॉर्मली हम आराम से अपने रूम में बैठे हैं तो डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि बहुत समय हो गया था इस पर आपसे बातचीत हो नहीं रही थी। सबसे पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है, पहली बार आए हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इससे आपको क्या शिक्षा मिली, क्योंकि मैंने सोचा आपको बताना चाहिए ये वाला बात। अच्छा, साफ तो दिख रहा है ना, बिल्कुल एकदम क्लियर है ना, क्योंकि स्टूडियो वाले सेटअप पे तो मुझे किसी भी चीज़ की पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से वो ठीक ठाक सेटअप है। तो यहाँ तो हम ऐसे ही बैठ गए और हमने अपनी लाइट जला ली और हम आपसे बातचीत करने आ गए। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी फ़िलहाल आपको भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा होगा, क्योंकि मेरी ये सामने वाली विंडो खुली हुई है और वहाँ से शीत लहर आ रही है, जिसकी वजह से भिन्न भिन्न तरह के बाहर के फूलों की खुशबू भी आ रही है। मेरे को सच्ची में बंद करने का मन नहीं करता। बंद करने के बाद ऐसा लगता है सफोकेशन हो रहा है, कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे घर में लग रहे हैं बढ़िया बढ़िया वाले फूल, भयंकर भयंकर खुशबू आती रात को। बाबा बड़ा मज़ा आता सच्ची में। आप पहले तो इसकी सुन लो यार, मुझे सच में नहीं समझ आता ये स्टूडियो में जब मैं होता हूँ तब तो इसकी आवाज़ नहीं आती और ये वहाँ तक आता भी नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने कमरे से वीडियो बना रहा हूँ तो जितने भी लोग पुराने जानने वाले हैं सबको बताया कि नितिन का ये चौकीदार इस टाइम आ गया है। ये मेरा साथ कदापि नहीं छोड़ता है। ये मेरा इतना बढ़िया वाला दोस्त बन चुका है कि इसे बस पता चलना चाहिए कि नितिन के रूम की लाइट जल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिकॉर्डिंग एडिटिंग का काम चल रहा है। तो आओ सीटी बजाओ और डिस्टर्ब करो, यही चल रहा है मतलब मार्केट में। इससे बचने का कोई उपाय हो किसी के पास तो मुझे बताइएगा ज़रूर। फिलहाल जो मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ, जो डिस्कशन करना है वो ये। अच्छा प्लीज़ इस मुद्रा को ये ना सोचिएगा कि मतलब ढंग से बैठ के क्यों नहीं बात कर रहा है। तो व्लॉगिंग वाला यार ऐसे ही चलो ना, एडजस्ट करो ना, मतलब समझो ना प्लीज़ ना, दोस्त नहीं हो। मतलब ये तो आपके घर का वाला चैनल है ना, और आप भी घर के, मैं भी घर का। तो जब घर के सब लोग बैठे होते हैं साथ में तो उसमें कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ना होती है कि कैसे बैठना चाहिए कैसे नहीं। और मेरा ये फेवरेट वाला तकिया है, इसे मैं दिखाऊंगा कि मेरा फेवरेट क्यों है। ऐसा नहीं कि इसे मैंने डिज़ाइन करा या इसकी रुई जो है मैंने भरी है अपने हाथों से, ना, बस अच्छा लगता है। 10 में से ये वाला पसंद है तो इसलिए मैंने इसे उठा लिया। और 10 के 10 की शक्ल एक जैसी है इनकी, सबकी सेम, ठीक है। लेकिन मैं अपने वाले को झट से पहचान लेता हूँ। बजी नहीं, दोबारा बताता हूँ। लेकिन मैं अपने झट से पहचान लेता हूँ, लेकिन मैं अपने वाले को झट से पहचान लेता हूँ। अब बजी। अच्छा हाँ, आप पहली बार आए हो और आप ये सोच रहे हो कि नितिन यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ मुझे भी नहीं पता कि क्या मिलता है। सच में यहाँ कुछ भी मिल सकता है और अभी आपको मिलना शुरू होने वाला है कल परसों से। इस वाली वीडियो के बाद तुरंत बाद आपके पास बहुत सारा ऐसा मटेरियल होगा जिसे आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे और कहेंगे कि नितिन भाई। अब पहले मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, एक मोटिवेशनल है, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि आप इससे कुछ सीख पाए। एक प्यारा सा परिवार, ठीक है, और पूरी सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। एक प्यारा सा परिवार है जिसमें एक भाई है बड़ा और 3 छोटे भाई हैं इससे। और इनकी उम्र ये मान लीजिए कि सबसे बड़ा भाई जो है तकरीबन 17 साल का है, खुद भी पढ़ाई कर रहा है, खेती कर रहा है और अपने 3 भाइयों को भी पढ़ा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इनके माता पिता नहीं हैं और ये बड़ा भाई माँ भी है और पिता भी है बाकी 3 भाइयों का, और ख़ुद खाली पेट सो जाता है। किसान है ये, लेकिन अपने 3 भाइयों को भरपेट खाना खिलाकर सुलाता है। कभी भी तीनों के मन से कोई बात आ जाए इसके मन तक तो ये पूरी करता है, पूरी कोशिश करता है कि
मैं इन तीनों को कभी भी निराशा नहीं होने दूं। इन तीनों को कभी भी ये ना फील हो कि माता पिता नहीं है, हमारा ख्याल कौन करेगा, हमारी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा। तो ये बड़ा भाई हर वो काम करता है, हर वो मेहनत करता है जिससे बाकी 3 भाइयों को एक अच्छा भविष्य, एक अच्छी शिक्षा और एक सफल इंसान बना पाऊँ। और इसे पहले से पता था कि मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊँगा, सिर्फ मैं किसान हूँ। जबकि ये सिर्फ नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि ये किसान है, ठीक है। और अगर सभी लोग, जितने भी किसान हैं, वो ये मानकर घर बैठ जाएं कि सिर्फ मेरे करने से ही क्या होगा, तो पूरा भारत भूखा सोने लग जाएगा। कितने दिन आप ब्रेड बटर खा लेंगे? रोटी तो खानी पड़ेगी, दाल भी खानी पड़ेगी, सब्जियां भी खानी पड़ेगी। और किसान अगर मुंह मोड़ ले अपने इस कार्य से, तो सब लोग भूखे रह जाएंगे। और ये बहुत बड़ा एक सच है जिसे आप झुठला नहीं सकते। आप कितनी भी बड़ी कंपनी में जॉब कर लो, मल्टीनेशनल में घुस जाओ, कुछ भी कर लो, आप बिल्कुल से अपने आप को कंप्यूटराइज्ड कर लो, रोटी तो खानी पड़ेगी ना। और रोटी गेहूं से ही बनती है, कोई सॉफ्टवेयर से आप रोटी नहीं बना पाएंगे। कितने भी आप एडवांस हो जाओ, कितनी भी साइंस तरक्की कर ले, गेहूं ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। और ये जो किसान है भाई, ये पूरी मेहनत करके अपने तीनों भाइयों को उच्च शिक्षा देने के लिए हर वो काम कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं बातों बातों में आपको बताना भूल गया, मैंने ये लिया, आपको दिखा, मैंने दिखाया था आपको, मैंने ले लिया। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है, इन्हीं ने दिलाया है। पैसों से आता है, लेकिन वो पैसा यही देते हैं मुझे, इनके अलावा कुछ नहीं है। दिखे, ये मेरे फेवरेट हैं, इनके बिना नितिन का अस्तित्व ही नहीं है। मेरे महादेव हमेशा मेरे साथ। अच्छा सुनिए, होता क्या है कि ये अपने भाइयों को उच्च शिक्षा दे रहा है, खुद अनपढ़ है, ठीक है। बस इसे खेती आती है और इसे कुछ नहीं आता। तीनों भाइयों को बहुत बहुत प्यार करता है, तीनों के लिए हमेशा नए कपड़े लाता है हर 2 महीने में। और इसके पैरों में चप्पल नहीं है 6 महीने से, लेकिन अपने तीनों भाइयों के लिए हर 2 महीने में नई चप्पल, नए जूते लाता है और उन्हें पलकों पर बिठा कर रखता है, ठीक है। अब ये बड़े हो रहे हैं और इन तीनों का एडमिशन एक गांव से दूर थोड़ा सा बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाता है, इन तीनों का एडमिशन करवाता है, ठीक है। अब ये तीनों भाई की इज्जत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें हल्का हल्का सा अफसोस होता है कि हमारे भाई की यार मतलब शख्सियत ऐसी नहीं है कि इसे हम अपने साथ कभी स्कूल कॉलेज ले जाएं, ठीक है। स्कूल पास आउट हो गया है और तीनों को ही अच्छे कॉलेज में इसने एडमिशन दिलवाया है, जिसमें इसे बाज़ार से कुछ पैसा भी उठाना पड़ा है, ठीक है, बड़े भाई को, जो कि किसान है। और ये हमेशा जब भी अपने भाइयों को छोड़ने जाता है कॉलेज, इसे 2 मोड़ पहले ही रोक देते हैं कि भाई हमारे कॉलेज तक आने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में लोग पूछते हैं कि ये कौन है, तो हमारे पास जवाब नहीं होता देने के लिए। तो इसके बड़े भाई ने पूछा कि तू बताता क्यों नहीं है कि मैं बड़ा भाई हूँ, तुम कह रहे कि हमने बता ही नहीं रखा, हम यही बताते हैं और कॉलेज में कि हम 3 भाई हैं, बाकी तुम्हारा जिक्र ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कॉलेज में हर तरह के लोग आते हैं, हमसे बात करना बंद कर देंगे। तो उसने कहा मैं इतना बुरा हूँ? कह रहे बुरे तो नहीं हो तुम, अच्छे हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है कि आपको हम अपना भाई बताएं। ये इसके वो भाई बोल रहे हैं जिनके लिए रात दिन जाग कर मेहनत करके काम करता था। इसके भाइयों ने एक तरह से मार्केट में अपने यार दोस्तों में ये बता ही नहीं रखा कि ये 4 भाई हैं। इसे बड़ा उस दिन अजीब लगा, खाली पेट सो गया कि शायद मुझे भी अच्छा बन के ही इनके कॉलेज या इनके कॉलेज की सड़क के आसपास दिखना चाहिए, वरना इनकी इज्जत ख़राब होती है। इसने बहुत कोशिश करी, बहुत ढूंढा और एक नया कुर्ता पजामा जो कि इसके पास रखा हुआ था, बहुत कम पहनता था कि कभी शादी ब्याह में कहीं जाना होगा तो पहन लिया करूँगा, उसको पहन कर ये अपने भाइयों के कॉलेज पहुँचता है तो गेट से ही इसका सबसे छोटा भाई इसे लौटा देता है कि आज कॉलेज में फंक्शन है और अगर तुम आओगे तो हम सबकी नाक कट जाएगी और हम क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे लोगों से आंख मिलाएंगे, तुम चले जाओ यहाँ से। छोटे वाले ने ही अपने पिता समान भाई को कॉलेज से बाहर करवा दिया।
और करवा क्या दिया, मतलब उसने अपने बाकी दोनों भाइयों को बताया तो उन्होंने उसे शाबाशी दी कि अच्छा किया तूने, अगर वो कॉलेज में आ जाते तो बदनामी हो जाती। और इसके साथ मुझे समझ नहीं आता कि अब कैसे बोलें, क्या कहें इसे, जो कि ये हमसे यहाँ आकर ना मिले। अरे घर पर मिलते हैं, घर पर ही ठीक है ना, यहाँ पे आने की उसे ज़रूरत क्या है। जब ये बोला जा रहा था तो वो अभी कॉलेज की दीवार से दूर गया नहीं था, उसने सब कुछ सुन लिया। सबसे बड़े भाई ने बेइज्जती हुई, चलो कोई बात नहीं। इसे लगा था कि शायद बड़े जो भाई हैं वो समझाएंगे छोटे वाले को कि तूने गलती करी, उल्टा उसे तो वहाँ शाबाशी मिल रही है कि अपने सबसे बड़े भाई को भगा दिया। ये इसके कर्मों का फल है जो इसे मिल रहा है। अभी सुनो आगे, कमाल देखना कितना होने वाला है। अब होता क्या है कि ये अब इस मुकाम पर हैं सब लोग कि इनके घर अब शहनाई बजने का वक्त है। सभी भाइयों में एक एक साल का गैप है, ठीक है। तो हम उम्र लगते हैं सब एक साथ, अगर चलते हैं बात करते हैं तो एक ही बिरादरी के लगते हैं, भाई कम दोस्त ज़्यादा लगते हैं। बस बड़ा वाला थोड़ा सा उम्र से ज़्यादा बड़ा लगने लग गया है, क्योंकि ज़िम्मेदारियों के बोझ ने उसके चेहरे की वो मासूमियत, चेहरे पर वो जो एक खुशी या नूर जिसे कहते हैं वो होता है, वो अब बड़े भाई पे नहीं है, क्योंकि वो ज़िम्मेदारियों की वजह से उम्र से पहले बुज़ुर्ग लग रहा है। सभी की शादी की बात तय होती है और कमाल की बात देखिए कि 4 महीने में इन चारों भाइयों का विवाह हो जाता है। जो सबसे बड़ा भाई है, इसकी जो धर्मपत्नी है वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सज्जन और बहुत ही सुशील और पूजा पाठी, ठीक है, और सभी को एक साथ जोड़ कर रखने वाली, हर किसी के लिए मन में प्यार रखने वाली। और उसे पता था कि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ तो सबको एक तरह से माँ मिलेगी, ठीक है, इसके मन में ये था। लेकिन जब घर आई तो घर का वातावरण देखकर समझ गई कि यहाँ मेरे पति की तो खैर कोई वैल्यू ही नहीं है, और जिसके पति की वैल्यू नहीं है उसकी भी कुछ ज़्यादा इज्जत तो होने वाली है नहीं। अब ये जो बाकी 3 आई हैं, कमाल की बात देखिएगा, इन तीनों को घमंड है अपने पतियों पर। किस बात का? क्योंकि तीनों की कॉलेज से पास होते ही बड़े भाई ने पूरी कोशिश करके सरकारी नौकरी लगवा रखी है। इन तीनों के पास सरकारी नौकरी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक ही घर में 3 भाई और तीनों की सरकारी नौकरी, जिसमें कि जो सबसे बड़ा भाई है, जिसने रात दिन एक करके इनको इस काबिल बनाया, उसके पास कोई नौकरी नहीं। सरकारी छोड़िए, प्राइवेट नहीं, और प्राइवेट की भी तो बात बाद की है। ये सिर्फ किसान है जो अपने आप को ये बार बार बोलता है कि मैं सिर्फ किसान हूँ, और इसकी धर्मपत्नी को इस पर पूरा पूरा गुमान है, घमंड है कि मेरे पति जैसा व्यवहार किसी का नहीं है, जिसने अपने 3 भाइयों को ज़मीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया और अब भी उसे घमंड नहीं इस चीज़ का। तो मेरी ज़िंदगी में तो इनसे अच्छा कभी कोई वक्त ना आ सकता, ना इनसे अच्छा कोई इंसान आ सकता। वो बहुत प्यार करती हैं, बहुत इज्जत करती हैं अपने पति की, लेकिन ये जो बाकी 3 हैं ये घमंड में चूर हैं तीनों। और कमाल की बात ये देखिए कि अभी तक इनका घर और चूल्हा एक ही है, ठीक है। इस वक्त इन तीनों को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग हैं और बड़े लोग छोटे लोगों के साथ नहीं रहते हैं। इन तीनों में इतना घमंड है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये कभी भी अपने बड़े भाई के साथ ना कहीं आते हैं जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलने देते घर से बाहर कि ये हमारा बड़ा भाई है। वो अलग बात है कि गांव में सबको पता है किसने किसके लिए क्या किया है, लेकिन इसकी कोई ज़्यादा इज्जत नहीं है। इसे कोई पसंद नहीं करता घर में, सिवाय इनकी धर्मपत्नी के। जो बाकी 3 भाई हैं वो बाहर जाते हैं, पार्टी वगैरह भी करते हैं, घूमने भी जाते हैं, और पूरी फैमिली एक साथ जाती है। इन दोनों को नहीं लेकर जाते। कहीं ना कहीं इनकी धर्मपत्नी को ये बात अब बुरी लगने लग रही है, और वो चाहती हैं कि कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से ये तीनों भाइयों को फील हो, रियलाइज़ हो कि मेरे बड़े भाई ने, ठीक है, हमारे बड़े भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अपना जीवन ही हम तीनों भाइयों के लिए न्यौछावर कर दिया, लेकिन इन तीनों को इस बात की कोई परवाह नहीं है। ध्यान से सुनना आगे की कहानी। अब होता क्या है कि इन चारों के, ठीक है, बच्चे होते हैं, और ये जो रईस लोग हैं ना, जो सरकारी जॉब करते हैं, इन तीनों के बच्चे बहुत ही बढ़िया इंग्लिश मीडियम में अपना दाखिला लेते हैं, क्योंकि इनके पिता सक्षम हैं कि उनकी फ़ीस दे पाएँ, उनका एडमिशन करा पाएँ। और ये जो सबसे बड़ा भाई है, इसका जो बेटा होता है वो सरकारी स्कूल जाता है, ठीक है,
और यही डिफरेंस जो है इनमें, छोटे भाइयों में और बड़े भाई में जो था, वो ही इनकी औलादों में भी आ गया। ठीक है, वो जो बाकी 3 बच्चे थे, ठीक है, और इस वाले से, बड़े वाले के बेटे से वो मतलब नहीं रखते थे। कज़न है, हमारा भाई है, लेकिन हमें इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अब वो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। अब एक दिन की बात है, इनकी धर्मपत्नी ने अपने पति से कहा, सबसे बड़े वाले की, कि क्यों ना हमारा बच्चा भी कॉन्वेंट में जाए, इंग्लिश मीडियम में जाए जिसमें उन सभी के बच्चे जाते हैं, क्या हम इतने सक्षम नहीं हैं? तो उसने कहा कि मैं जैसे तैसे करके एडमिशन करा दूंगा, हाँ 1-2 महीने की फ़ीस दे दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ। तुमने शायद गलती कर दी मुझ जैसे नाकारा के साथ शादी करके। अब क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आपसे अच्छा इंसान तो मैंने धरती पर कोई देखा नहीं, आप ये मत बोलो, लेकिन आपने अपने भाइयों के लिए इतना किया है, क्या वो अब अपने भतीजे के लिए ये सब नहीं कर सकते जो आपने उनके लिए किया था? आपने खुद शिक्षा नहीं ग्रहण करी, अपने भाइयों को पढ़ाया, आप खुद नहीं गए सरकारी नौकरी के लिए, अपने भाइयों को करवाया, और अब उनका वक्त है, उन्हें मदद करनी चाहिए। तो बड़े भाई ने कहा कि मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है, और कोई बात नहीं, हमारे बेटे में अगर काबिलियत होगी तो सरकारी स्कूल से भी लोग अच्छे शिक्षित होते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो ये बोलती हैं कि नहीं होते हैं, मैं कब मना करती हूँ, लेकिन मुझे ये बात बड़ी अजीब लग रही है और बुरी लग रही है कि एक ही घर के 4 बच्चे, जिनमें से एक को छोड़कर बाकी 3 एक ही स्कूल में जाते हैं। आप एक बार बात करके देखो। तो पति ने दोबारा कहा कि मैं उनके आगे हाथ नहीं फैला सकता, मैं ये मानो कि मेरे अंदर से ही आवाज़ नहीं आ रही, मैं नहीं कर सकता ये काम। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप मदद मांगने से छोटे हो जाते हैं तो मैं मदद मांगती हूँ, अपने बच्चे के लिए मैं ये करूँगी। तो उन्होंने कहा कि अरे अच्छा नहीं है, कोई आपको मना करे उससे पहले ही आप ये मान लो कि जो है उतने में ही संतुष्टि है। अब लेकिन ये नहीं मानी, माँ का जो दिल है वो नहीं मानता है, उसे उसका बच्चा शिखर पर चाहिए। अब उसके लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े तो क्या बड़ी बात है। माँ जाती है सबसे पहले, जो सबसे बड़ा भाई है इनमें, दूसरे नंबर वाला जो होता है, उससे कहती है कि भाई तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा हाँ भाभी माँ, हम जानते हैं भैया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आप कहना क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि आप भी उनके लिए कुछ करें। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े जिसमें तुम्हारे बच्चे जाते हैं। तो मैंने अब उनसे बात करी आपके भाई से, तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ 2 महीने की फ़ीस दे पाऊँगा, उसके आगे का नहीं उठा पाऊँगा खर्चा। तो क्या तुम अपने भतीजे के लिए इतना करोगे? उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने तो एक बहुत बड़ा मकान ले रखा है भाभी, और उसकी किश्तों में ही मेरी सारी तनख्वाह चली जाती है, मैं नहीं कर सकता, आप छोटे वाले से बात कर लो। पहला तमाचा लग चुका है, दूसरे के पास पहुंचती हैं, दूसरे से भी यही सारी बात बोलती हैं। तो वो कहता है कि मैंने तो बड़ी गाड़ी ले रखी है, मुझे उसकी किश्तें देनी है, मैं कहाँ उसे पढ़ा पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है, आप छोटे वाले से बात करो, उसकी तनख्वाह अच्छी है। सबसे छोटे वाले के पास जाती हैं तो वो बोलता है कि अगर दोनों बड़े भाई नहीं कर पा रहे तो मैं कैसे करूँगा, मेरे को तो अभी अपने बच्चे को आगे बहुत और ऊंचे स्कूल में पहुँचाना है, और साथ ही साथ मैंने एक जो ज़मीन ले रखी है उसकी किश्तें जाती है, मुझे वहाँ बंगला बनाना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, मैं नहीं कर सकता। बड़े भाई से कहो कि अपने बच्चे को सरकारी में ही भेजते रहें, उसमें भी तो दुनिया के बच्चे पढ़ते हैं। हर तरफ से जलील होने के बाद वो वापस अपने घर आती है, मतलब अपने कमरे आती है, और कहती हैं कि उन्होंने सबने ऐसे ऐसे बोला है। पति ने कहा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने कहा कोई बात नहीं, समय ज़रूर आएगा, कहीं ना कहीं इन्हें भी पता चलेगा कि हाँ क्या करा है इन्होंने और क्या किया था तुमने। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन अब ऐसी बात है तो अब चूल्हा भी अलग होगा, रसोई सबकी अलग होनी चाहिए। जब वो कुछ मानते समझते नहीं तुम्हें, तो मैं क्यों इनके लिए पूरे दिन मेहनत करके रोटियां बनाऊं, सब्जियां बनाऊं, मैं क्यों करूं? ठीक है, ये महारानी की तरह घर में घूमती हैं, वो महाराजा की तरह घर में घूमते हैं, और तुम्हारे साथ रहने बात करने में उन्हें शर्म आती है, तो मैं क्यों करूँगी इन सब का? मैं नहीं करूँगी। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है करो। अब इसने जैसे ही बोला वो तीनों बहुएं मान गईं कि हम तो बहुत पहले से चाह रहे थे कि इससे ज़्यादा बातचीत ही ना हो, इससे कोई मुलाकात ना हो, अच्छी बात है कि रसोई अलग हो रही है। अब इनके घर में सबकी रसोई अलग हो गई है,
ठीक है, सभी के पास अपना अपना किचन, अपना अपना बेडरूम, अपना अपना रूम तो पहले से ही था। ठीक है, कहानी कैसी लग रही है बताना ज़रूर, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ मैं उधर नहीं लाता, यहाँ पर लेके आया हूँ और मुझे बहुत टाइम से ये वाली कहानी आपको सुनानी बतानी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ शेयर करी जाए। अब होता क्या है कि इनके बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, और ये सब अब शिक्षित हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, फिर उसके बाद बेहतरीन कॉलेज भी गए हैं और उसके बाद अच्छी अच्छी जगह जॉब भी लग गई है। ठीक है, और विदेश में है, तीनों विदेश में है। अब ये जो सबसे बड़े वाले का बेटा है ना, ये अपने ही गांव के एक सरकारी विद्यालय में टीचर बन गया है। ठीक है, अब इसको हर बार एक ताने के साथ बाकी तीन बहुएं क्या बोलती हैं कि हमारे बच्चे तो विदेशों में लग गए, हमारे बच्चे तो अब इतना अच्छा कमा रहे हैं, और एक इनका बच्चा है सबसे बड़े वाले का कि सिर्फ गांव में ही रह गया, इसने शहर की कभी आबो हवा नहीं देखी, मिट्टी में ही पला बड़ा है, मिट्टी में ही ये बेकार हो जाएगा, इसने कुछ नहीं देखा, जैसा इसका बाप था वैसा ही बेटा रह गया। माँ को बहुत बुरी लगी बात। उन्होंने कहा कि थोड़ा आप संयम के साथ बात करें, आप क्या बोल रही हो? तो उन्होंने कहा सच ही तो बोल रही है। सबसे छोटी वाली बहू बोलती है कि सच ही तो बोल रही है, हम सबके बच्चे आज सक्षम हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी फील्ड में बहुत आगे निकल गया, तुम्हारा बेटा सरकारी स्कूल में टीचर बन के बैठ गया, वो भी गाँव के। शर्म आनी चाहिए, उसने कुछ हासिल नहीं करा, जैसा बाप वैसा बेटा। अब माँ ने सभी के सामने ये बोल दिया कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो एक परीक्षा दे दो, उसके बाद पता पड़ जाएगा कि तुम्हारा बच्चा कितना शिक्षित है, तुमने क्या शिक्षा दी और हमारे बेटे में क्या संस्कार है हिम्मत? अब उन तीनों ने अपने पतियों से ये बात बोली। उन तीनों के पति भी राजी हो गए कि हाँ, हम भी देखते हैं कि कौन सी परीक्षा देनी है, हमारे बच्चे क्या किसी से कम है, और तुम्हारे बच्चे से तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पर बड़े वाले ने कहा कि तुम रहने दो ये सब। उसने कहा नहीं, अब बात शिक्षा और संस्कार की है, तो आज एक परीक्षा होगी, ठीक है, और इस परीक्षा में देखते हैं कि किसका बच्चा क्या परिणाम लाता है। तो उन्होंने कहा, बाकी बहुओं ने, कि क्या परीक्षा है बताओ? उन्होंने कहा सबके बच्चे सक्षम है ना, अपने अपने बच्चों को फ़ोन करके ये बोलो कि पिता की हालत ख़राब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, और उसके बाद देखना किसके संस्कार कैसे बोलते हैं। उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, अभी 2 मिनट में फ़ोन करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है करो। पहले करा सबसे दूसरे नंबर वाले ने, ठीक है। उसकी माँ ने फ़ोन किया उसे और कहा कि बेटा तुम्हारे पिता को हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से बहुत समस्या हो गई है, तुम फटाफट से आ जाओ। तो उसने क्या बोला, मैं तो आ नहीं सकता, मैं अभी अभी 2 साल तो हुए हैं, नई जॉब है और मैं विदेश में हूँ, ऐसे थोड़ी ना है कि मैं किसी दूसरे गाँव हूँ 2 मिनट में आ जाऊँगा। अरे वहाँ पर किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, और पैसे तो होंगे ही ना पापा के पास, उन पैसों से इलाज करा लो, मुझे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं आकर उनका हाल चाल पूछूं। रखो फ़ोन, और बार बार करने की ज़रूरत भी नहीं है। पहले के संस्कार। अब आई बात दूसरे पे। दूसरे को फ़ोन किया तो उसने कहा कि अरे मार्च चल रहा है और मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मेरे पास वर्कलोड बहुत है, मेरे पास काम बहुत है, मैं छोड़कर नहीं आ सकता, पिता को तुम खुद देख लो, मेरे बस की नहीं है वहाँ पर आकर दिमाग ख़राब करना, हार्ट अटैक आया है, क्या करूं फिर, मैं कोई डॉक्टर हूं? दूसरे वाले के संस्कार। अब आई तीसरे वाले की बात। तीसरे वाला जो सबसे छोटा है, उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि मेरे पास तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है कि मैं आऊँगा माँ, ठीक है, हाँ एक काम करता हूँ, तुम्हारी बहू को मैं भेज देता हूँ। तभी बहू की आवाज़ पीछे से आती है कि मेरे पास फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है, मैं नहीं जा रही तुम्हारे बुढ़े को देखने, ठीक है। ये उसके संस्कार। तीनों के संस्कार दिख गए। अब ये सारी बातें जो हो रही हैं स्पीकर फ़ोन पे हो रही है और सभी लोग सुन रहे हैं, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं कि संस्कार सभी के दिख गए। तब आती है सबसे बड़े वाले बेटे की बारी। माँ फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आया है और बेटा समस्या हो गई है। बेटा ये बोलता है कि आप जब तक डॉक्टर को फ़ोन करो मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। और वास्तव में वो 10 मिनट में घर पहुँच गया। घर पर आकर देखता है सभी लोग आंसुओं के साथ खड़े हैं, तो परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है और बोलता है कि पिताजी ठीक हैं। तभी उसके पिताजी अंदर से आवाज़ देते हैं कि बेटा मैं ठीक हूँ। इसकी जान में जान आती है और पूछता है कि ये सब क्या है, और उनसे लिपट के रोने लग जाता है। बाकी 3 बहुएं अपनी भाभी माँ के पैर पकड़ लेती हैं कि बच्चा सिर्फ तुम्हारा कामयाब हुआ है, माँ हम सबसे गलती हो गई और हमें ये बहुत पहले सीख जाना चाहिए था
कि सिर्फ ये जो घमंड में हम उड़ते चले जा रहे हैं, कभी तो ज़मीन हमें भी छूनी पड़ेगी। और सही करा तुमने जो हमें ये दिखाया है, और वास्तव में तुम्हारे बेटे से ज़्यादा शिक्षित हमारी औलादे नहीं है। उसके बाद से ये सब लोग इन दोनों की इज्जत इतनी करने लगे और अपने आप को कोसने लग गए कि हम कितने गलत थे, हम कितना गलत काम कर चुके हैं, जो कि परिणाम आज सभी के सामने है। तो खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। और इसका सीधा सीधा ना मतलब ये मान लीजिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर के लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन अगर बाय चांस लाइफ में आपके भी ये 3 हैं जो कि अभी मैंने कहानी सुनाई है, तो उनसे थोड़ा गैप बनाओ, सबसे बड़े वाले जैसा बनो यार, ठीक है। आपको बहुत सारी कामयाबी मिले, ठीक है, बहुत सारा पैसा कमाओ, ठीक है, लेकिन ज़मीन से जुड़े रहो यार। दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ फैक्ट। सो नेवर एवर ट्राई टू बी मैं सब कुछ हूँ, ठीक है, मेरे अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो जहाँ आपका शिखर होता है वहाँ किसी का ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट मानते हो, मानो आप बहुत ज़्यादा काबिलियत रखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले की भावनाओं की कदर करना शुरू कर दो। अगर आप सक्षम हैं किसी की मदद करने के लिए तो प्लीज़ 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 उसकी मदद करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इतनी सी मदद किसी के लिए इतना बड़ा चेंज आगे फ्यूचर में ले आए। बस मैं तो इतना ही बोलूँगा। बाकी आपको अगर बात ख़राब लगी तो उसके लिए सॉरी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको जो मिलेगा वो कुछ भी निर्धारित नहीं है, ठीक है, कि इसी फ्लो में इसी तरीके से यही बातें मिलेगी। यहाँ कुछ भी मिल सकता है बाबा। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना मेरे मन में जो बात थी वो आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा आपका नाम, आपकी जगह और फिर जो कहना चाहते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।